नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण दुबे एक बार पुनः उपस्थित हूँ द जीएस स्टोरी पर कुछ प्रश्नों को लेकर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा पेट और यूपीएसआई के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ। और आज का पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं जो संविधान से है। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो आप सभी को के सामने चार है: क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, बेबेल योजना और भारत शासन अधिनियम 1935। तो पता होगा आप सभी को कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस महोदय थे। उनकी अध्यक्षता में एबी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के सहयोग वाला एक कैबिनेट मिशन भारत आया था और उस कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? देखिए, जब बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था 1908 में मुस्लिम लीग का जो अमृतसर अधिवेशन था, उसमें पहली बार अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई और तत्काल मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, जिसको हम भारत शासन अधिनियम 1909 कहते हैं, इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कर दी गई, उसको स्वीकृत कर लिया गया। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो दूसरा वाला होगा, भारत शासन अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्यों का एक संघ है। आपको पता होगा 5 और 6 नागरिकता से संबंधित हैं। अनुच्छेद 13 ये मूल अधिकारों में है। तो अनुच्छेद 1 ये कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत को राज्यों का एक संघ वर्णित किया गया है। हालांकि भारत का जो संघ है वो कनाडा की तरह है, अर्थात भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते, वह केंद्र के अधीन है, केंद्र की शर्तों के अधीन उनका गठन हुआ है। अगला प्रश्न है, संविधान पर चित्रांकन किसने किया है? तो जैसे पहला नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने लेखन का काम किया है, संविधान लेखन किया है इन्होंने। नंदलाल बोस ने ही चित्रांकन किया है। संविधान का जो चित्रण है वो नंदलाल बोस द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसमें दूसरा है, नंदलाल बोस हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो है वो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। जो प्रारूप समिति थी जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का पहला चित्रण किया था, जो सबसे प्रसिद्ध हुआ। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्रण किया था बंगाल विभाजन आंदोलन के दौरान। लेकिन इसमें जो राइट आंसर है वो नंदलाल बोस है। नंदलाल बोस ने संविधान का चित्रण किया था। अगला क्वेश्चन है, 16 जुलाई 2021 को कितने स्कूलों के लिए स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये 50,000 स्कूलों के लिए दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। ये जो अभियान है, इसकी शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। ये 50,000 स्कूलों के लिए है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्तीय सेवा मंच की स्थापना एवं संचालन के लिए किस प्राधिकरण द्वारा रूपरेखा जारी की गई? तो देखिए, ये जो प्राधिकरण है यह है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ने रूपरेखा जारी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, टाइप सही से नहीं हुआ है लेकिन दिखने में आ रहा है कि 11 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो देखो इसका आंसर नागपुर है। ठीक है, नागपुर में LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र की स्थापना बैद्यनाथ आयुर्वेदिक द्वारा किया गया है। ठीक है, बैद्यनाथ आयुर्वेदिक कंपनी द्वारा किया गया है। ठीक है, LNG का मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस ना। ठीक है, और मंत्री हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में 3 देशों में अपने खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया। विकल्प में कौन सा देश इन 3 देशों में शामिल नहीं है? तो भैया एकदम स्पष्ट सी बात है कि इसमें जापान नहीं शामिल है। जापान में हमने पंजीकरण नहीं कराया है। बाकी भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और मैक्सिको में हमारा पंजीकरण हो गया है। हालांकि जो खादी ग्रामोद्योग विभाग है ये 40 अन्य देशों में भी आवेदन कर चुका है पंजीकरण के लिए। जो ट्रेडमार्क आवेदन लंबित है 40 अन्य देशों में, और संभावना जल्द है कि वहाँ भी पंजीकरण इसका हो जाए। जून 2021 में भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2019 पर एटलस जारी किया। इसमें कितने विषयगत मानचित्र और टेबल शामिल किए गए हैं? देखिए जो हमारा चुनाव आयोग है इसने 42 विषयगत मानचित्र और 90 टेबल शामिल किए हैं। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। 15 जून 2021 को यह जारी किया गया है। इसमें 2019 के चुनाव का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे, कहां पर, किस तरह से, किस राजनीतिक दल ने जीत दर्ज की है, ये पूरा विश्लेषण के साथ इसमें प्रस्तुत किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो आप सभी को पता होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं ना। और यहाँ कहा है केवल सरकार, तो पहला वाला ऑप्शन ही इसकी विशेषता नहीं है। बाकी उत्पादन का कार्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों करते हैं, ये सही है। बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है क्योंकि सरकार उपस्थित रहती है, और बाजार उपभोक्ता के अधीन होता है क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा रहती है। तो शेष तीनों विकल्प सही हैं, पहला वाला इसका अक्षर नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? 1, पहला विकल्प सही उत्तर इसमें माना जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 जुलाई 2021 को ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक वर्चुअली रूप से किस देश की मेजबानी में संपन्न होगी? तो वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन, और 12वीं बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? भारत होगा। अभी इस बैठक के बारे में जो कुछ भी नए निर्णय लिए जाएंगे उससे हम आप लोगों को ज़रूर अवगत कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 जून से 1 जुलाई तक 2021 के मध्य 7वां हिंद महासागर नौसैनिक गोष्ठी कहाँ संपन्न हुई? तो ये जो नौसैनिक गोष्ठी है ये संपन्न हुई है फ्रांस के ला रियूनियन में। ये कहाँ संपन्न हुई है? फ्रांस के ला रियूनियन में, ये फ्रांस में स्थित है, यहाँ पर संपन्न हुई है। इसमें भारतीय प्रतिनिधि नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह थे। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एडमिरल करमबीर सिंह ने। फिर अगला प्रश्न है, जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस संस्थान के सहयोग से लो कार्बन अर्थ लॉन्च किया है? तो ये है मैसिव अर्थ फाउंडेशन। मैसिव अर्थ फाउंडेशन के सहयोग से
लो कार्बन, ये हमारा उद्देश्य है। अच्छा, अभी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो एकदम करंट से जुड़ा हुआ है कि अभी चल रहे टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय भारोत्तोलक महिला कौन है? तो ये उत्तर आपका है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम में 206 किलोग्राम वजन उठाकर 49 किलोग्राम भार वर्ग में 206 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीतने में सफल रही ना। सिल्वर गर्ल के रूप में भारत में इनका स्वागत किया जा रहा है। अगला है ये क्वेश्चन, अब आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सामुद्रिक संगठन ये जो है विश्व में जो समुद्र से जुड़े हुए व्यापार हैं या नौसैनिक बेड़े हैं, इनके बारे में ध्यान रखता है, समुद्री कानून के बारे में ध्यान रखता है। इसका मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में स्थापित है। सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन ब्रिटेन में है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में हुई है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस का नाम लेते ही जुबान पर 20 फरवरी आ जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया था। ठीक है भैया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में इस दिवस को मनाया जाता है। वन इंडियन गर्ल किसकी रचना है? आप लोग अगर जरा भी पढ़े होंगे तो तुरंत उत्तर पता होगा, चेतन भगत की ये रचना है वन इंडियन गर्ल। और अगला है मुझे देना और प्रेम, एक इसकी रचना है। ये बहुत ही विवादास्पद लेखिका हैं जिन्होंने का नामक अपने पहले उपन्यास को लिखा था जब उनको बांग्लादेश से निकाल दिया गया था। इसकी लेखिका है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन इसकी लेखिका हैं। और फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके सामने आ रहा है, फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है ना? अब फ्लाइंग फिश में माइकल फेल्प्स हैं, मिल्खा सिंह हैं, PT ऊषा हैं, जॉन केली हैं। तो आप लोगों को पता होगा माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। फ्लाइंग फिश किसको कहा जाता है? माइकल फेल्प्स को। ये USA के तैराक हैं। ये 8 से ज़्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत चुके हैं। तैराकी में नंबर 1 माने जाने वाले माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग जेट के नाम से जाना जाता था और PT ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता था। जॉन केली को ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जॉन केली बम्बई हाफ मैराथन के विजेता रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको इनके नामों के बारे में पता चल गया होगा। अगला है भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो इसमें एक नाम है मीरा कुमार। मीरा कुमार तो आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा अध्यक्ष थी, महिला लोकसभा अध्यक्ष। और इसमें पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं और राजकुमारी अमृता कौर पहली मंत्री थी और निर्मला सीतारमण पहली वित्त मंत्री और पहली महिला रक्षा मंत्री के रूप में जानी जाती हैं। पूर्णकालिक पहली रक्षा मंत्री और पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? देखो, ये जो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स है ये गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है गर्भावस्था को बनाए रखना। ठीक है, ये ज़्यादातर महिलाओं में स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको पता होगा कि हमारे जो मानव की खोपड़ी है इसमें 28 हड्डियां होती हैं और जो हमारा मस्तिष्क है इसके चारों तरफ 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, उन 8 हड्डियों की कपाल भित्ति बनी होती है। ठीक, और कुल खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो अगर एक तरफ से शुरू करें तो विटामिन A से रतौंधी होता है, विटामिन B1 से बेरी होता है,
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। तो आपसे पूछा गया है बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो सीधा सा आंसर है विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। अब देखो इसमें सबके उपनाम हैं। राइबोसोम पहला ऑप्शन जो है इसी को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये जो आपको राइबोसोम दिख रहा है यही प्रोटीन की फैक्ट्री है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। गाल्जी उपकरण को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं ना भैया। तो इसमें प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह है और गाल्जी उपकरण कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक है। तो धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ आज की ये सीरीज समाप्त होती है। कल हम पुनः उपस्थित होंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।